वेलकम टू टेस्ट साथी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक टास्क देना चाहती हूँ, जो कि आपको वीडियो के एंड में सबको नीचे कमेंट करना है और बताना है आपको क्या करना है। इस वीडियो में तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आपको हर क्वेश्चन में मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। और जितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होंगे और जितने क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट होंगे, आपको कमेंट में बताना है कि मैम मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। इससे क्या होगा, आपको अपनी एक्यूरेसी भी पता चलेगी, आपको ये भी पता चलेगा कि आपके टॉपिक्स कौन कौन से वीक हैं। और अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके अंदर एक एमसीक्यूज सॉल्व करने की एप्टीट्यूड भी डेवलप। तो चलिए, इस क्लास में हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। हम जितनी भी आगे क्लासेस करेंगे आपको ये एक्सरसाइज। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख, क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको। तो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी आपको, पहले क्वेश्चंस देखने हैं। ओके, सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में प्रावधान है, प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना संघ का कर्तव्य होगा। ये दर्शाता है। आर्टिकल 355 of the Indian Constitution provides that it shall be the duty of the Union to defend every state against external aggression and internal disturbance. It shows, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल 35 में 355 में आर्टिकल 355 में ये कहा है संविधान के कि ये यूनियन गवर्नमेंट की, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट को, जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी कंट्री को डिफेंड करें, उसको बचाएं। अगर बाहर से कोई आक्रमण हो जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो या इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब हमारे देश के अंदर ही कोई समस्या हो जाती है, स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें डिफेंड करना। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो ये क्या, कौन सा फीचर दर्शाता है? ये बताता है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वाजी फेडरल कैरेक्टर ऑफ, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, यूनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ। हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का संघ चरित्र, भारतीय राजनीति का अर्थ संघीय चरित्र, भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिक चरित्र, भारत की एकता और क्षेत्रीय अखंडता। अब आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए। ओके, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा क्वाजी फेडरल कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का क्वाजी फेडरल मीन्स कि हमारा जो संविधान है उसमें क्या है कि ना ही तो हमारा जो इंडिया है वो ना ही पूरी तरीके से यूनिटरी है, ना ही पूरी तरीके से फेडरल है। मीन्स हमारा जो संविधान है ना ही तो वो स्टेट्स की तरफ बाइज्ड है, ना ही वो सेंटर की तरफ, बट ब्लेंड ऑफ बोथ, दोनों का मिक्स है। बट ऑन दी अदर हैंड देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं। तो इसलिए ये क्या दर्शाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है ये कि सारी स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना। ये बताता है कि क्वाजी फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति का लोकतांत्रिक चरित्र बताता। नो, दिस इज भारतीय राजनीति का अर्थ संघीय चरित्र बताता। इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों को स्थानांतरित कर दिया? Which act created a new office of High Commissioner for India in London and transferred to it some of the functions performed by the secretary? या क्वेश्चन बेसिकली पूछ रहा है कि कौन से एक्ट ने, इन सब में से, इन चारों में से कौन से एक्ट ने हाई कमिश्नर ऑफिस बनाया था इंडिया के लिए लंदन में इंडिया के लिए हाई कमिश्नर ऑफिस बनाया था ताकि कुछ फंक्शंस जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया का था कि कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो पाए। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, भारत सरकार अधिनियम। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमिटी? एस्टिमेट कमेटी का जो चेयरमैन होते हैं वे कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द, यहाँ पे गलत, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा। यहाँ पे राज्यसभा कर लेना आप लोग अगर आप रहे हो तो। राज्यसभा, राज्यसभा। ओके, तो आप अपना आंसर मार्क कर लेना। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट्स कमेटी? एस्टिमेट्स कमेटी के जो चेयरमैन है उसका करेक्ट आंसर होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। एस्टिमेट्स कमेटी जो है एस्टिमेट्स कमेटी द फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल आती है, फाइनेंशियल फाइनेंसेस या पैसों से करते हैं। अब ये एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या है? एस्टिमेट्स कमेटी क्या करती है? ये चेक करती है जो भी बजट आया है, ठीक है, जो बजट आया है, जो बजट यूनियन गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है लोकसभा में, तो बजट प्रेजेंट किया है, उस बजट में कितना खर्चा हुआ, किन किन चीज़ों पे खर्चा हुआ, क्या वो जो खर्चा हुआ उसको हम आगे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो ये एस्टिमेट्स कमेटी का यही काम होता है। ओके, तो ये जो होती है, सबसे पहले ये बनी थी 1950 में, 1950 में बनी थी। और एस्टिमेट्स कमेटी जो होती है इसकी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा नहीं होते, ओनली लोकसभा मेंबर्स। और कितने मेंबर्स होते हैं इसके? टोटल 30 मेंबर्स, टोटल 30 मेंबर्स, एंड ऑल आर फ्रॉम लोकसभा। सारे मेंबर्स इसके लोकसभा के होते हैं। राज्यसभा की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। राज्यसभा हैज नो representation। और इसके जो चेयरमैन होगा, एस्टिमेट्स कमेटी का जो चेयरमैन होगा, उसे कौन अपॉइंट करता है? चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन होते हैं? मेंबर्स आर फ्रॉम रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी पावर में है, जो पार्टी रूल कर रही है, वहाँ से मेंबर्स लिए जाएंगे। और मेंबर्स जो इलेक्ट होके आएंगे वो कैसे आएंगे? मेंबर्स आएंगे इलेक्ट होके बाय प्रोपोर्शनल representation, proportional representation by single transfer vote। ऑल राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? मिनिस्टर्स जो होंगे कैन नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ दिस कमिटी। जो मिनिस्टर्स होंगे वो इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? ये जो कमेटी है ना, एस्टिमेट्स कमेटी, ये बजट का देखती है। बजट जो बनाया है, कहाँ पे खर्चा होगा, कहाँ से पैसा आएगा। अब आप खुद सोचो, जो पार्टी रूलिंग में है, रूल कर रही है, अगर उसी के मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को यहाँ ले लिया जाएगा, मेंबर्स को लिया जाता है बट मिनिस्टर्स को ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना एक पार्शियलिटी वाली चीज़ आ जाएगी। तो इम्पार्शियलिटी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स कौन से होते हैं? मेंबर्स होते हैं इस रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होंगे। कौन अपॉइंट करेगा चेयरमैन को? स्पीकर ऑफ द लोकसभा।
और लोकसभा के ही मेंबर होंगे। 30 मेंबर्स होते हैं टोटल एस्टिमेट्स कमेटी में, सारे मेंबर्स लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, राइट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए भारत या भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है। पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट ट्रीटीज। अब पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वह पूरे देश के लिए अंडर आर्टिकल 50 आर्टिकल 53 में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि क्वेश्चन पहली बात ये कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट। मतलब कि पार्लियामेंट क्या पूरे देश के लिए, होल ऑफ इंडिया या फिर इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है बिना स्टेट्स की परमिशन। अभी हम देखेंगे टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंटरनेशनल ट्रीटीज जैसे कि स्टॉकहोम कन्वेंशन, लास्ट क्वेश्चन हमने करा था, लास्ट क्लास में मैंने कहा था स्टॉकहोम, तो वो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं, एग्रीमेंट्स हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इंडिया के किसी पार्ट के लिए या पूरे इंडिया के लिए। तो क्वेश्चन बेसिकली यही कह रहा है। तो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस है हमारे विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी स्टेट्स विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। अब आपको ऑप्शंस को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ऑप्शंस में ना कुछ आपको हिंट्स होते हैं, हिंट्स मिलेंगे, तो आपको क्वेश्चंस को जो ऑप्शंस होंगे उसको ध्यान से पढ़ना है। ऑप्शन बेसिस पे पहले क्वेश्चन समझना है, ऑप्शंस चेक करने हैं और एक एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है कि कोई ऑप्शन में कहीं कोई हिंट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम रिवर्स जा सकते हैं कि हम पहले जो इनकरेक्ट ऑप्शंस थे उनको हटाएं, उसके बाद हम करेक्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट्स एंड विदाउट द कंसेंट स्टेट। ओके, तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस। सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की, किसी भी राज्य की सहमति बिना। अब आप बताइए कि हमारे देश में एक फीचर है कि यूनियन गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्ग, यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो ये अगर यूनियन गवर्नमेंट को कोई इंटरनेशनल ट्रीटी लागू करनी है, एग्रीमेंट लागू करना है, तो क्या उसे स्टेट की परमिशन लेनी पड़ेगी या नहीं? आप अपना आंसर कमेंट में नीचे लिखिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। बिना किसी स्टेट की परमिशन के पार्लियामेंट लॉ बना सकता है अगर उसे कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट। ऑलराइट, तो कौन से आर्टिकल में? ये आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? द कॉन्सेप्ट ऑफ PIL और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री? आपके ऑप्शंस हैं यूके, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ऑलराइट। तो PIL क्या है? बेसिकली PIL जो है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट देखो, PIL बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है, पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल, अगर उनको लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके आसपास कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत
मजबूर है, जो अपने राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि जस्टिस बहुत कॉस्टली है। तो अगर वो जस्टिस लेने नहीं जा सकता, आपको लग रहा है कि उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो आप उसके बिहाफ पे की तरफ से आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके लिए जस्टिस मांगने जा सकते हैं। यही PIL का कॉन्सेप्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको लग रहा है कि जो लोग डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं या गरीब हैं, पॉवर्टी की वजह से या किसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, वो सुप्रीम कोर्ट तक या हाई कोर्ट तक नहीं जा सकते, अपने राइट्स को डिमांड नहीं कर सकते, तो उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन जिसके अंदर वो भावना है, वो फीलिंग है कि इसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वो पर्सन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ऑलराइट, सो इसी का कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट आया था यही बताता है पब्लिक इंटरेस्ट। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पहली बार कहाँ पे आया था? पहली बार आया था USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट पहली बार आया था। ठीक है, इसका जो टर्म था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पहली बार किसने बोला था ये टर्म? ये बोला था अमेरिकन अब्राहम चेयस ने ये टर्म पहली बार यूज़ किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे आया? इंडिया में ये कॉन्सेप्ट आया जस्टिस कौन लेकर आया? जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस PR कृष्ण अय्यर। ऑलराइट, तो इंडिया में ये कॉन्सेप्ट जब आया तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, तो इसे कौन लेकर आया? पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये जस्टिस PN भगवती PR कृष्ण। ये क्वेश्चन UPSC में और UPPCS में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पहली बार पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था या किसके बिहाफ पे आया था। तो आपको ये याद रखना है कि पहली बार हु वर द पायनियर्स ऑफ PIL के कॉन्सेप्ट के पायनियर्स कौन है? जस्टिस PN भगवती एंड जस्टिस BR कृष्ण अय्यर। ऑलराइट, अब ये जो था ये इसमें बहुत सारे केसेस भी थे, जैसे कि आपने सुना होगा MC, मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ था? दिल्ली एयर पोल्यूशन, दिल्ली में आपको पता है कितनी एयर पोल्यूशन है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली एयर पोल्यूशन को लेके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया था। दिल्ली की जो एयर पोल्यूशन, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमारी हेल्थ को एक बहुत ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए लोगों ने क्या था, केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, क्या गाइडलाइंस दी, क्या जजमेंट दिया? इन्होंने PIL लगाई थी। ऑलराइट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, is a fundamental right अंडर कौन से आर्टिकल में? फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब ये जो आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, में बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे केसेस, बहुत सारे आर्टिकल्स और ऐड हुए, जैसे राइट टू इन्वायरमेंट वाला था, राइट टू क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट,
अब इसमें ऐसे ही बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड होते गए राइट। तो आर्टिकल 21 में जो आर्टिकल्स ऐड होते गए और प्रोविजंस लाते गए, ये आर्टिकल 21 का जो था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था राइट टू हेल्दी। ऑलराइट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहाँ ओरिजिनेट हुआ था? यूएसए में। डी इज द करेक्ट आंसर, यूएस। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम न्यायालय स्थापना के कारण थे? विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय? अब ग्राम न्यायालय क्या था और क्यों बनाया गया था? ग्राम न्यायालय बनाए गए थे, ग्राम न्यायालय बनाए गए थे अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। इस एक्ट में बनाया गया था। ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि टू पीडी एंड फेयर जस्टिस इन रूरल एरियाज, जो ग्रामीण एरियाज हैं, रूरल एरियाज में पीडी एंड फेयर जस्टिस देने के लिए ये एक्ट लाया गया था। एक्ट के अंदर ग्राम न्यायालय बनाए गए थे। ऑलराइट, अब इस एक्ट में एक न्यायाधिकारी अपॉइंट किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इसके रीजंस क्या थे? एक्सेस टू जस्टिस ऑफ द पुअर एंड द डिप्राइव्ड। लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया सजेस्टेड एस्टैब्लिशमेंट, लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था 114th रिपोर्ट में कि ग्राम न्यायालय को स्टैब्लिश करना है, बनाना है। जस्टिस टू द पुअर एट देयर डोर स्टेप। अब आप अपना आंसर मार्क कर लीजिए, तो देखिए कि जब मैं आंसर बताऊंगी आपका करेक्ट है, करेक्ट है। हिंदी में कह रहा है, गरीबों और वंचितों का न्याय तक पहुंच। भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। गरीबों को न्याय उनके द्वार पर। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। ओके, सो ग्राम न्यायालय जस्टिस देने के लिए, हाँ, पुअर और डिप्राइव, जो लोग गरीब थे और जो लोग पुअर थे, उन तक जस्टिस न्याय पहुंचे, इसलिए उन्होंने ये एक्ट बनाया। करेक्ट। लॉ कमीशन ने, हाँ, लॉ कमीशन ने अपनी 114th रिपोर्ट में कहा था कि स्टैब्लिशमेंट हो। ऑलराइट, जस्टिस टू द पुअर एट देयर डोर स्टेप। अब पुअर जो थे, जो गरीब लोग हैं, उनके डोर स्टेप पे जस्टिस पहुंचे, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा की गई सहायता सलाह के बाद ये प्रावधान है। द प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस प्रोविजन इज। क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट जो है वो, जो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द पॉलिसी, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, रिगार्डिंग द रूल मेकिंग, जो भी एडवाइस वो देंगे प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होगी। मतलब प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकते, वो प्रेसिडेंट के ऊपर लागू हो जाएगी। राइट, तो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो ये प्रोविजन कौन से उससे ऐड किया गया था? तो ऑप्शंस है हमारे, मैंडेटेड बाय द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ इंडिया, followed as a convention of parliamentary form of government, an executive president followed since independence, mandated by the constitutional amendment act। हिंदी में देख लेते हैं। भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा अनिवार्य संसदीय शासन प्रणाली की परंपरा के रूप में पालन किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद से एक कार्यकाली मिसाल एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनिवार्य। अब आप अपना सही
आंसर मार्क कर लीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इट वॉज मैंडेटेड बाय दी, ये गलत हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। राइट, देखो आर्टिकल 74 कहता है प्रेसिडेंट इज बाउंड, नहीं सॉरी, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ ministers headed by प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बट ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देंगे जो कि प्रेसिडेंट पे बाउंड होगी। ऑल राइट, अब ये जो आर्टिकल है, ये जो 74 आर्टिकल है, ये कहता है, ये कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी वो एडवाइस दे रहे हैं बाइंडिंग होगी, उनके ऊपर बाइंडिंग होगी। बट 44th अमेंडमेंट में फिर से एक अमेंडमेंट किया गया, संविधान में फिर से एक बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? 44वें अमेंडमेंट में क्या कहा गया? 1978 में ये कहा गया कि ये जो प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दे रहे हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट के पास ये एक मौका होना चाहिए कि जो एडवाइस उन्होंने दी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो एक बार रिकंसिडर कर लें, वो फिर से एक बार उनको वापस करके भेज दें कि एक बार आप फिर से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए जो आपने एडवाइस। प्रेसिडेंट के पास ये मौका होना चाहिए। तो 44th अमेंडमेंट ने यही कहा कि प्रेसिडेंट के पास एक पावर होनी चाहिए कि वो वेट, प्रेसिडेंट should have power to send back advice जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने दिया रिकंसिडरेशन के। अब जो एडवाइस वो दे रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो एडवाइस दे रहे हैं, जो प्रेसिडेंट ने वापस भेज दी है कि आप एक बार रिकंसिडर कर लीजिए जो एडवाइस आपने दी, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने वापस से फिर एडवाइस सेम दे दी। तो जो सेकंड टाइम में वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, वो एडवाइस बाइंडिंग होगी। ऑलराइट, सेकंड टाइम में एडवाइस जो होगी बाइंडिंग होगी। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनिवार्य। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है? ग्राम न्यायालय इज गाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्राम न्यायालय मैंने आपको बताया अभी। अब ये कह रहा है कि ग्राम न्यायालय जो है एक कौन सी एक्ट से या कौन से उस प्रिंसिपल से वो गवर्न होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1888। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1880। ऑलराइट, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल। अब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जिस इंसान के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर एलिगेशंस नाम लगा, उस पर्सन को एक फेयर चांस देना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके, वो एक फेयर मौका। जैसे फॉर एग्जांपल दो पार्टी हैं, दो पार्टी के बीच ग्राम न्यायालय फैसला, उसमें से एक पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि इन्होंने ये किया है। तो अब जो जिस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसे भी
फेयर चांस मिलना चाहिए ना, मौका मिलना चाहिए अपनी बात रखने का, अपने सब पेश करने का, तो उसको भी फेयर टाइम मिलना चाहिए। तो यही होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना? According to which of the following committees district under popular supervision below the state level will be first point for D? क्वेश्चन कह रहा है कि किस कमेटी ने, कौन सी कमेटी ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जो है पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल शुड फर्स्ट पॉइंट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब हमारे देश में 2 tier सिस्टम है। पहले 2 tier सिस्टम था जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट था एंड स्टेट गवर्नमेंट था। फिर एक 3rd tier भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। वो क्या था? वो था पंचायत सिस्टम या पंचायती राज, म्यूनिसिपल कमीशन। तो 3rd एक डिसेंट्रलाइजेशन वाला पावर का ट्रांसफर हो गया था नीचे लेवल्स पे, लोकल लेवल पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट के बाद, स्टेट लेवल के बाद जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फर्स्ट पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट होने के बाद नीचे जो भी लेवल होगा लोकल लेवल पे, गांव के विलेजेस लेवल पे, ठीक है। तो पहला ये होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के बाद। कौन सी कमेटी ने कहा था? ये कहा था अशोक मेहता कमेटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। अब इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा था कि 2 tier सिस्टम फर्स्ट लेवल पे होना चाहिए। पहला होना चाहिए जिला परिषद। जिला परिषद के नीचे कौन होगा? जिला परिषद के नीचे होगा मंडल पंचायत। पंचायत जो कि विलेज लेवल पे होगी। कौन सा लेवल? विलेज लेवल पे होगी। जिन गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी? 15,000 से 20,000। जिन गांव की पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 की होगी उन गांव में मंडल पंचायत होगी, उसके ऊपर जिला परिषद होगा, उसके ऊपर स्टेट लेवल। तो ये कहा था अशोक मेहता कमेटी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपातकाल के दौरान हमारी राजनीति संरचना संघीय होने के एक परिवर्तन से गुजरती। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी आवर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर undergoes a transformation from federal to, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा यूनिटरी। करेक्ट आंसर इज राइट, एकात्मक। क्वेश्चन कह रहा है कि इमरजेंसी के टाइम पे, जब इमरजेंसी लागू होती है तो हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है कि हमारे पहले यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फेडरल है हमारी। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है यहाँ पे 2 गवर्नमेंट का सिस्टम, फेडरेशन है, स्टेट्स हैं। तो वो जो होगा जब इमरजेंसी लगेगी तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्टेट्स का कंट्रोल रहता है स्टेट्स में, वो बदल के क्या हो जाएगा? टोटली यूनिटरी हो जाएगा। ऑल राइट, तो यूनिटरी हो जाता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी हैव ऑल द पावर्स, सारी पावर्स आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट, कोई अमेंडमेंट नहीं होता है, वो सीधा जब इमरजेंसी लगती है तो सीधा यूनिटरी में बदल जाता है देश, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। राइट, क्वेश्चन नंबर 11। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण CESPAT का गठन कब किया गया?
When was the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal constituted? चलिए अपना आंसर मार्क कीजिए और मुझे बताइए कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 19। कस्टम्स CESAT जो था, कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, इट इज अ अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये, अपील्स देखता है ये। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल है, इस कौन कौन से मैटर्स में डील करता है? कस्टम्स, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के मैटर्स में 1982 में एस्टैब्लिश किया गया, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? हु चेयर्ड द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयर करी थी, आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन एंड जवाहरलाल नेहरू। सेम ऑप्शंस यहाँ पर है। अब आप मुझे बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। अपना आंसर मार्क कर लेना। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी चेयर की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राइट। ओके, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फ्रेम हो रहा था तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ कमिटीज़ बनी थी, हर कमेटी के पास अलग अलग टास्क था, अलग अलग काम था। तो उसमें से एक कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। टोटल कितनी कमेटी थी? टोटल थी 13 कमेटी थी। 13 कमेटी में से 8 कमेटीज जो थी वो थी मेजर कमेटी, ठीक है, मेजर कमेटी। बाकी जो थी इसमें से वो थी माइनर कमेटी। अब मेजर कमेटीज कौन कौन सी थी? जैसे कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करा था। उसके बाद स्टीयरिंग कमेटी, क्रेडेंशियल कमिटीज, यूनियन पावर्स कमेटी। इन ये कमिटीज क्या थी? ये मेजर कमिटीज थी, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ हाउस कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया? अब देखो ये जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी उसमें कमिटीज़ बैठी थी, तो ये मेजर कमिटीज़ है ना 8, जो 8 मेजर कमिटीज़ हैं, इसके जो मेंबर्स हैं, इसके जो चेयरमैन हैं, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे। जैसे कि अभी मैंने कराया लास्ट क्वेश्चन, उसमें भी चेयरमैन, और इस क्वेश्चन में भी वॉज द चेयरमैन ऑफ दीज हाउस कमेटी। तो हाउस कमेटी के जो चेयरमैन थे उसका करेक्ट आंसर होगा डी पट्टाभी सीतारमैया। डी पट्टाभी सीतारमैया करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर वॉज द चेयरमैन ऑफ विच कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखो अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमेटी है उस पर क्वेश्चन पूछा है, उसका चेयरमैन कौन? ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे वो क्रेडेंशियल कमेटी चेयरमैन थे, ऑलराइट। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रत्यय पत्र नीति। अब क्रेडेंशियल कमेटी जो थी उसका काम क्या था? क्रेडेंशियल कमेटी बेसिकली क्या काम कर रही थी कि वो ये चेक कर रही थी कि जो मेंबर्स आए हैं इलेक्ट होके, क्या वो वैलिडली इलेक्टेड है या नहीं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करना, देखना कि जो मेंबर्स हैं वेदर दे आर इलेक्टेड वैलिडली और नॉट, तब वो सही तरीके से इलेक्ट होके आए या नहीं आए, राइट। तो वैलिडली इलेक्टेड और नॉट, ये क्रेडेंशियल कमेटी का काम। इसके चेयरमैन थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में सभी वादों की जांच और निर्णय भारत के चुनाव आयोग द्वारा किया जाए।
कारण भारत के चुनाव आयोग को राष्ट्रपति चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आपको लास्ट क्लासेस में भी सॉल्व करने, यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में एक नया ट्रेंड चला, ऑल्दो ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे जाते थे। इन 2000 के पेपर आप देखोगे उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको मिले असर्शन रीजन वाले, बट बीच में क्या था, ये ट्रेंड यूपीएससी ने या यूपीपीसीएस ने खत्म, अब फिर से दे आर फॉलोइंग द सेम ट्रेंड, पैटर्न ये फॉलो कर रहे हैं वो। तो इस पैटर्न को आपको अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना पैटर्न में दिक्कत होती है, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व। आपको क्या करना है, आपको पहले असर्शन पढ़ना है, रीजन पढ़ना है, असर्शन और रीजन अलग अलग पढ़ना है, देखना है कि दोनों अलग अलग करेक्ट हैं। आफ्टर दैट ये देखने के बाद ये दोनों अलग अलग करेक्ट हैं, देखना है बिकॉज असर्शन में लगा के रीजन जो है वो मैच कर रहा है या नहीं, राइट। ओके, तो असर्शन कह रहा है ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन connection with election of the president are inquired into decided by the election India. Election Commission of India is entrusted with the responsibility of conducting presidential. In the context of the above, which of these is correct? अब देखो क्वेश्चन के assertion कह रहा है कि जितने डाउट्स या डिस्प्यूट्स होती हैं कनेक्शन into decided by the election, मतलब जो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स या डिस्प्यूट्स हैं उनको कौन देखेगा, इंक्वायरी में कौन करेगा, ये कह रहा है क्वेश्चन की इलेक्शन कमीशन करेगा, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 71 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट्स होंगे इन कनेक्शन विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन जो भी डिस्प्यूट और डाउट्स हैं वो कौन देखेगा, वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल, राइट। तो ये हमारा गलत हो जाता है, इलेक्शन कमीशन नहीं, यहाँ होगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ऑलराइट, सो ये असर्शन इनकरेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग, यस, इलेक्शन कमीशन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कंडक्ट कराएंगे। अब एक चीज है कि इलेक्शन कमीशन जो है तो इलेक्शन आर्टिकल 70 देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट हैज पावर टू इंक्वायर इनटू disputes, all doubts and disputes regarding election of the president। और हमने देखा कि प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किस किस के इलेक्शन कराते हैं ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, और ये आर्टिकल 324 में आता है। और इलेक्शन कमीशन से आप देखोगे यूपीएससी यूपीपीसीएस में, बाकी स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कौन कौन से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, याद रखना। इलेक्शन कमीशन कौन कौन से इलेक्शन कराते हैं, वो कराते हैं लोकसभा के इलेक्शन, राज्यसभा के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन,
स्टेट लेजिस्लेटिव assemblies election, office of president and vice president। ठीक है, ये कराते हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस। और बाकी जो आपने देखा होगा पंचायत या स्टेट के जो दूसरे कमीशन लोकल लेवल पे जो इलेक्शन, वो इलेक्शंस कौन कराता है? वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, उसके लिए इलेक्शन है, तो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, राइट? लोकल लेवल पे स्टेट इलेक्शन, ऑलराइट, ओके। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब ये तो मैंने आपको स्टेटमेंट्स के बारे में बताया, अब हमें क्या करना है इसमें अगर हमें पता चल गया ना कि एक स्टेटमेंट दोनों में से इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर डायरेक्ट आ जाता है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। अगर हमें पता है कि ए गलत है, तो देखो यहाँ पर ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। ए इज करेक्ट, ये तो करेक्ट ही नहीं है, ए इज करेक्ट, अगेन ए इज करेक्ट। तो पता है कि ए इनकरेक्ट है, और ए इनकरेक्ट वाला कौन सा? एक ही ऑप्शन में ए इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इज इनकरेक्ट बट आर, ए गलत है लेकिन आर सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित सभा, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी 46। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर कौन बने थे? मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आपको अपना आंसर मार्क करना है, याद रखिएगा। अम्मू स्वामीनाथन, हंसा, जीवराज मेहता, कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। सेम ऑप्शंस यहाँ पर है आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन ने मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली में आई थी, और ये जो थी उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? 1942 में। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने मद्रास कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 6 में। ओके, तो करेक्ट आंसर है अम्मू स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? Who wrote the Constitution of India by his hand या with his hand? तो आपके ऑप्शंस ये रहे कि कन्हैया लाल मनेकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खैर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, श्याम प्रसाद मुखर्जी। अपना आंसर मार्क कर लीजिए। कन्हैया लाल, सेम ऑप्शन यहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कॉन्स्टिट्यूशन कैलीग्राफर भी, कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अपने हाथ से संविधान को लिखा था। और कितने टाइम में लिखा था? इन्होंने 6 मंथ्स लगे थे इन्हें, 6 महीने में कंप्लीट, राइट? 6 मंथ्स में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने बताया? Who among the following described Indian Constitution as quasi-federal? Quasi-federal किसने बताया इंडियन? Quasi-federal का मतलब क्या है? देखो, Quasi-federal का मतलब है हमारे संविधान में, हमारे इंडिया में
कहा गया है इंडिया जो स्टेट है वो क्वाजी फेडरल है, कि उसमें दोनों यूनिटरी एंड स्टेट फेडरल फीचर्स दोनों का ब्लेंड। ऑलराइट, तो अगर हमें देखें इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केसी बीआईआर। केसी बीआईआर इज द करेक्ट आंसर। अब व्हाट आर द क्वाजी फेडरल फीचर्स? क्वाजी फेडरल फीचर्स क्या क्या है अगर देखें तो कौन कौन से होंगे? देखो यूनि अब हम देखें फेडरल फीचर्स क्या है वो? पहला है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो बहुत रिजिड है। रिजिडिटी कैसे पता चलती है हमें? आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ऐड करी थी, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर वो चीज़ है जहाँ पे वो प्रोविजंस है संविधान के जो पार्लियामेंट बदल सकते, अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं बदल सकते। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट के पास पावर होती है ना कि वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट कर सकता है, बदलाव कर सकता है, लेकिन वो आर्टिकल 368 से भी बदलाव नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। तो ये क्या है? ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है, ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कुछ प्रोविजंस है रिजिड है जो अमेंडमेंट से भी नहीं बदल, राइट? जैसे कि फेडरल कैरेक्टर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, फिर हम देखेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की बात होती है, सेक्युलरिज्म की बात होती है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन की बात होती है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। ऑलराइट, सो ये सब चीज़ें हमें किस में पता चलती है? ये बताता है कि हमारा संविधान जो है वो रिजिड है। फिर आता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रखा गया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए रखा गया, कल को मान लो आपसे कुछ बात बोल दूं और परसों को मैं वो बात बोल के मुकर जाऊं, तो अब मेरी बात का तो कोई प्रूफ नहीं है ना आपके पास। तो इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट को कुछ बोलती है कि हम आपको ये पावर देंगे, आपको इतना पैसा देंगे, ऐसे पावर देंगे, वो करेंगे, बट ऐसे लिखित में तो कुछ है ही नहीं, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई है ना पावर की, वो किस किस बेस पे जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना राइट मांगने के लिए, या उनका जो भी वायलेट हो रहा है। तो इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रखा है ताकि पावर्स जो है वो डिफाइंड हो, सुप्रीम पावर पता हो यूनियन गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पता हो और स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारी पावर्स क्या है गवर्नमेंट की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो दर्शाता है कि हमारा जो इंडिया है वो फेडरल है, राइट? और इंडिपेंडेंस ऑफ अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना डिपेंडेंट होती, अब कल को सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के राइट्स को वायलेट करता है, उनको पावर नहीं दी, उनको फाइनेंसेस, तो अब जा रहा है स्टेट सुप्रीम कोर्ट में, स्टेट जुडिशरी के पास जा रहा है। अब जुडिशरी जो है ऑलरेडी डिपेंडेंट है, तो वो कैसे जस्टिस दे पाएगी? इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि वो जो उसके जस्टिस हैं, जो वो जजमेंट्स दे रही है, वो जजमेंट्स बिना किसी बायसनेस अच्छे से दे सके। यूनिटरी फीचर्स क्या है? यूनिटरी फीचर्स में हम देखते हैं कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और स्टेट दोनों की पावर है, बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर, राइट? यूनियन गवर्नमेंट हैज़ more power and states
states have states have no right to no right of territorial इंटेग्रिटी। का मतलब क्या है? देखो यूनियन गवर्नमेंट के पास संविधान में ज़्यादा पावर्स हैं। कैसे? स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब कि स्टेट्स के पास ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दें या इंडिया का जो बाउंड्री है उससे हट के बोल दें कि हम अब इंडिपेंडेंट। स्टेट्स जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट पे डिपेंड, बट ऑन द अदर हैंड यूनियन गवर्नमेंट जब चाहे, मर्जी है उसकी, वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री बदल सकती है, किसी भी स्टेट का नाम बदल सकता है, किसी भी स्टेट के एरिया को बढ़ा सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, इसीलिए इसका मतलब क्या है कि स्टेट्स हैव नो राइट ऑफ राइट। ओके, सो हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब यूनियन गवर्नमेंट? आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का सम्मिलित नहीं है? विच पेयर इज नॉट करेक्टली नॉट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, एग्जाम में हम यही गलत करके आते हैं कि हम नॉट को इग्नोर करते हैं। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच बिटवीन द प्रोविजन अडॉप्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री फ्रॉम विच इट हैज बीन टेकन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इन पेयर्स में से बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है जो हमारे संविधान में है आइडियल और जो हमने उस कंट्री से उठाया है वो है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस। कानून के शासन का विचार हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिया है, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के सिद्धांत हमने लिया। अपना करेक्ट आंसर मार्क करिए जल्दी। देखो ये जो है ना इसका करेक्ट आंसर होगा, हमसे नॉट पूछा है ना तो नॉट इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है। हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है फ्रेंच से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यूएसए में क्या था? बिल ऑफ राइट्स, यूएसए में बिल ऑफ राइट्स। हमने क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स कर दिया, बट हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने क्या है? आयरिश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं उसके आंसर्स मार्क कर लिए होंगे और आप लोग मुझे कमेंट में नीचे बताएंगे कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं, तभी मेरे को पता चलेगा ना कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं। भारत के संविधान के पद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखो प्रेसिडेंट जो है ना टॉपिक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट या फिर फाइनेंस कमीशन, ये जो टॉपिक्स है ना इन टॉपिक से यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना ये किसी ना किसी फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। जैसे लास्ट से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में आया। इस बार क्वेश्चन था फाइनेंस कमीशन के ऊपर भी था। तो आप देखोगे ना ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप कभी भी इग्नोर नहीं करते, आपने उन तो आपका एग्जाम कोई भी नहीं रोक सकता। 20 क्वेश्चन नंबर 20, हाँ हमने स्टेटमेंट पढ़ी। अब ये कह रहा है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
इन दोनों में से स्टेटमेंट बतानी है कौन सी करेक्ट है। नो पर्सन हैज ऑक्यूपाइड द ऑफिस फॉर मोर देन कंप्लीट टर्म्स, एवरी प्रेसिडेंट हैज सर्व द फुल टर्म ऑफ द। किसी भी व्यक्ति ने 2 पूर्ण कार्यकाल से अधिक के लिए कार्यालय पर कब्जा नहीं, प्रत्येक राष्ट्रपति ने कार्यालय की पूरी अवधि की सेवा की। उपयुक्त में से कौन सा करेक्ट आंसर बता। ओके देखो पहली स्टेटमेंट जो पर्सन हैज ऑफिस, किसी भी पर्सन ने 2 कंप्लीट टर्म, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 से लेकर 1962 तक ऑफिस होल्ड किया था और इन्होंने 2 टर्म्स सर्व किए थे, 2 टर्म के लिए ये प्रेसिडेंट। तो इसमें कह रहा है कि नो पर्सन हैज ऑक्यूपाइड फॉर मोर देन, इनके बाद किसी ने नहीं किया था बट राजेंद्र प्रसाद ने किया। हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है एवरी प्रेसिडेंट हैज सर्व ऑफिस, हर प्रेसिडेंट ने पूरा टर्म, ये गलत है। 2 प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस में जिनकी डेथ हो गई थी, हु डाइड देयर ऑफिस, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन। ओके तो स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग एवरी प्रेसिडेंट हैज सर्व द फुल टर्म ऑफ ऑफिस, नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नन। से पूछा है ना कि कौन सा करेक्ट है, तो इन दोनों में से तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या? कोई करेक्ट नहीं, नहीं। ओके तो आज की क्लास आई होप मैंने जो पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से आया हो। नहीं आया आप मुझे बता। देखिए जो मैंने आपको क्लास के स्टार्ट होने से पहले, क्लास बिगिन होने से पहले जो टास्क दिया था, आप लोगों ने वो टास्क कर लिया होगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए नीचे आपके कितने करेक्ट हुए हैं, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट्स देखूंगी और उन बच्चों के नाम भी लूँगी जो मेरे को बताएंगे कि किन के कमेंट्स, जो कमेंट करके मेरे को बताएंगे उनमें स्टूडेंट्स के नाम बोलूँगी। हाँ ठीक है, आपके मार्क्स नहीं बताऊँगी मैं, आप फिक्र मत कीजिए, आप मार्क्स नहीं, बट हाँ आपके नाम मैं लूँगी, आपके नेम, किसने पार्टिसिपेट किया, एक्टिवली क्लास देखी है। राइट, चलिए आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। आई होप आपने क्लास एंजॉय की होगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।